नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी योगेश शर्मा। अजय माकन को मिले संभागवार फीडबैक के बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रभारी मंत्री बदल दिए। जातीय क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर इस बार प्रभारी मंत्री लगाए गए हैं। ज़्यादातर जगहों पर दो धड़ों में कांग्रेस बटी है, उसके मद्देनज़र भी प्रभारी मंत्री लगाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण रहा कि संभागवार फीडबैक के दौरान जिलों के नेताओं ने ये शिकायत की है कि प्रभारी मंत्री उनकी सुनते नहीं हैं और उनके प्रभार वाले इलाकों में आते नहीं हैं। यही कारण है कि प्रभारी मंत्रियों को ए से लेकर जेड तक बदल दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायत चुनावों से ठीक पहले प्रभारी मंत्री या कह सकते हैं जिलों के अंदर सरकार की शासन की सबसे बड़ी धुरी जिला प्रभारी मंत्रियों को बदल दिया है। एक के बाद एक सभी प्रभारी मंत्रियों के प्रभार क्षेत्र बदले गए हैं। यूँ कह सकते हैं कि बड़ी राजनीतिक कवायद यहाँ पर की गई है। जातीय क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखते हुए तमाम कवायद की गई है। पहले आपको बता दें कि किन मंत्रियों को कौन से जिले का प्रभार दिया गया है। डॉक्टर बी.डी. कल्ला उन्हें श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। शांति कुमार धारीवाल इन्हें राजधानी जयपुर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। प्रसादी लाल मीणा इन्हें बूंदी और सवाई माधोपुर दिए गए हैं। लालचंद कटारिया इन्हें अजमेर और कोटा दिया गया है। लालचंद कटारिया पहले मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर के प्रभारी मंत्री हुआ करते थे। रघु शर्मा को भीलवाड़ा और टोंक जिला दिया गया है। रघु शर्मा अजमेर संभाग से ही आते हैं और ये दोनों जिले अजमेर संभाग में आते हैं। लेकिन खास बात यह है कि टोंक से विधायक हैं सचिन पायलट। प्रमोद जैन भाया इन्हें जालौर और सिरोही जिले दिए गए हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जिले हैं जो कि गुजरात से सटे हैं और जैन वोटों की यहाँ पर अधिकता है और यही कारण है कि जैन समाज के मंत्री को यहाँ का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। हरीश चौधरी को नागौर जिला दिया गया है। नागौर के कद्दावर जाट नेता हनुमान बेनीवाल से इनकी राजनीतिक अदावत रही है और अब हरीश चौधरी ही नागौर जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। पहले दौसा इनके पास था। उदयलाल आंजना राजसमंद का जिला इनको दिया गया है। डॉक्टर सी.पी. जोशी के नज़दीकी उदयलाल आंजना माने जाते हैं और यही कारण है कि डॉक्टर सी.पी. जोशी का जो गृह जिला है राजसमंद वो उदयलाल आंजना को दिया गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास इन्हें उदयपुर दिया गया है। डिविजनल हेडक्वार्टर है उदयपुर और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। राजपूत वोटों की यहाँ पर अधिकता के साथ ही राजपूत वोटों और राजपूत लीडरशिप का यहाँ महत्व भी है। यही कारण है कि खाचरियावास को उदयपुर दिया गया है। साले मोहम्मद पाली इन्हें दिया गया है। पाली जैसलमेर के रास्ते में आता है और साले मोहम्मद के लिए यहाँ पहुँचना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, उनके रूट पर है और यही कारण है कि साले मोहम्मद राजनीतिक कारणों से उन्हें पाली दिया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत के विश्वस्तों में साले मोहम्मद आते हैं। जैसलमेर में जो बाड़ेबंदी हुई थी उसमें साले मोहम्मद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को बीकानेर दिया गया है। ये चर्चा थी कि वो पीसीसी चीफ बन चुके हैं तो क्यों उन्हें प्रभारी मंत्री बनाया गया है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में उनके पास एक ही पद रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी वो मंत्री के पद पर काबिज है। ऐसे में मंत्रिमंडल की सूची के अनुसार उन्हें प्रभारी मंत्री का दायित्व दिया गया है। बीकानेर उनकी चॉइस थी और जाट बहुल इलाके के कारण गोविंद सिंह डोटासरा को यहाँ लाया गया है। ममता भूपेश इन्हें दौसा से सटे अलवर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। ममता भूपेश दलित नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है और अलवर में खास तौर पर दलित जाति बहुतायत में है। और कुछ दिनों पहले यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई थी जो महिला सशक्तिकरण को कुंद करती है या कह सकते हैं महिलाओं के प्रति व्यभिचार से जुड़ी थी। यही कारण है कि एक महिला राजनीति सशक्तिकरण के प्रतीक ममता भूपेश को प्रभारी मंत्री बनाया गया है। अर्जुन सिंह बामणिया आदिवासी क्षेत्र से विधायक है और उन्हें चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के जिले दिए गए हैं। प्रतापगढ़
जो कि उनसे सटा हुआ है, आदिवासी और वागड़ का इलाका है, और साथ ही चित्तौड़ मेवाड़ का उन्हें प्रभार दिया गया है। मंवर सिंह भाटी, चूरू की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, चूरू का प्रभारी मंत्री उन्हें बनाया गया है। बेहद संवेदनशील जिला चूरू माना जाता है राजनीतिक कारणों से। सुखराम बिश्नोई, इन्हें बाड़मेर और जैसलमेर के इलाके दिए गए हैं। खुद जालौर से आते हैं और इन्हें वहां पहुंचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसलिए मालानी की धरती का इंचार्ज इन्हें बनाया गया है। इस पूरी सूची के जारी होने के बाद मुख्यमंत्री के आवास पर मुख्यमंत्री गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच एक मैराथन चर्चा हुई। बैठक में उन तमाम एजेंडे पर बात हुई जो अजय माकन के फीडबैक के दौरान उठे थे। उन तमाम सुझाव और समस्याओं को लेकर चर्चा हुई और साथ ही लिस्ट के बाद जो जातीय क्षेत्रीय समीकरणों का मसला सामने आया उस पर बातचीत हुई और आगे का रोड मैप निर्धारित हुआ। रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी दीपक। नदबई के विधायक जोगिंदर सिंह अवाना आज भरतपुर के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने नदबई विधानसभा क्षेत्र के उज्जैन कस्बे में जन सुनवाई कार्यक्रम में शिरकत कर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्दी ही इन समस्याओं का समाधान कराया जाए। कस्बे में जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद विधायक जोगिंदर अवाना ने भरतपुर में सर्किट हाउस में फर्स्ट इंडिया न्यूज को दिए बयान में कहा कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मुखिया कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला गुर्जर समाज के गांधी हैं और पूरी गुर्जर कौम कर्नल बैसला के साथ खड़ी है। भरतपुर में दिए बयान में विधायक जोगिंदर अवाना ने कहा कि गुर्जर आरक्षण को लेकर कर्नल बैसला ने दिल्ली कूच करने का बिगुल बजा दिया है और केंद्र सरकार को चाहिए कि गुर्जरों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को पूरी करें। विधायक जोगिंदर अवाना ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि गुर्जर समाज की इस मांग को उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने कल नदबई में जन सुनवाई शिविर लगाया था, तो आज उज्जैन कस्बे में भी कई लोगों की समस्याओं का समाधान कराया। जन सुनवाई शिविर में रूपबास के एसडीएम के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी संजय। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से बीकानेर में भी आज नीट परीक्षा का आयोजन हुआ। बीकानेर में 22 केंद्रों पर आयोजित हुई इस परीक्षा में नीट परीक्षार्थियों की उपस्थिति 92.67% रही। 2 से 5 बजे तक एक पारी में इस परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा के दौरान कोरोना एडवाइजरी की पूरी तरह से पालना की गई। परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। इसके साथ ही परीक्षार्थियों के हाथ सैनिटाइज करवाए गए, थर्मल स्क्रीनिंग की गई और निर्धारित ड्रेस कोड में उन्हें प्रवेश दिया गया। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे बनाए गए और परीक्षा केंद्रों में भी सीटिंग अरेंजमेंट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। परीक्षार्थियों के लिए फेस मास्क भी अनिवार्य रहा। तो वहीं राजकीय डूंगर कॉलेज स्थित नीट परीक्षा के परीक्षा केंद्र पर एबीवीपी छात्रों द्वारा परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देने आए हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। और जैसे मोदी सरकार ने और केंद्र सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसका स्वागत करते हैं। और सभी विद्यार्थी चाहते थे कि काफ़ी टाइम से एग्जाम हो रहे नहीं थे, तो जो जरूरी एग्जाम थे वो सरकार ने फैसला लिया, उसका स्वागत करते हैं। एबीवीपी छात्र नेता महेंद्र ढाका के नेतृत्व में एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने नीट परीक्षार्थियों पर पुष्प वर्षा की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीकानेर में भी आज नीट की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और इस दौरान कोरोना एडवाइजरी का खास ख्याल रखा गया। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का, यहाँ से बड़ी खबर बता रहे हैं डूंगरपुर से हमारे सहयोगी पुनित। जनजातीय अंचल डूंगरपुर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में एम्बुलेंस पहुंचना संभव नहीं है। ऐसे में दरियादिली दिखाते हुए डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर श्रीकांत असावा ने एक नवाचार किया है, एक बाइक एम्बुलेंस का निर्माण किया है। देश और प्रदेश में अक्सर सड़क हादसे या दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके अलावा भी कई लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं।
इसमें समय पर इलाज की जरूरत होती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए न तो कोई वाहन उपलब्ध होता है और न ही समय पर एम्बुलेंस मिल पाती है। ऐसे में कई बार गंभीर मरीज मौके पर ही दम तोड़ देते हैं या फिर अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है। हादसे के बाद 1 घंटे का समय गोल्डन आवर कहा जाता है। उस समय में घायल मरीज या अस्पताल पहुंचने पर जिंदगी बचाई जा सकती है, लेकिन एम्बुलेंस की देरी की अस्पताल पहुंचने की घटनाएं सामने आती रही हैं। इसमें घटनास्थल पर एम्बुलेंस की देरी से पहुंचने के कई कारण भी सामने आते हैं, लेकिन अब इसे छुटकारा पाने में बाइक एम्बुलेंस कारगर साबित हो सकती है। डॉक्टर असावा ने बताया कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और यहाँ का क्षेत्र जनजाति और पहाड़ी इलाका होने के कारण दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पक्की या चौड़ी सड़कें भी नहीं है, वहां बड़ी एम्बुलेंस के पहुंचना मुश्किल भरा होता है और बड़ी एम्बुलेंस महंगी भी होती है। इन तमाम बातों को देखते हुए बाइक एम्बुलेंस को डिजाइन किया गया है। ये बाइक एम्बुलेंस उन तमाम जगहों पर पहुंच सकती है जिससे कि मरीज को आसानी से अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। अधीक्षक डॉक्टर असावा की माने तो एम्बुलेंस में एक बाइक के साथ एक विशिष्ट प्रकार की साइड कार जुड़ी रहेगी, जिसमें 6 फीट की इंसान को आसानी से लेटाकर लाया जा सकेगा। साथ ही तमाम थर्मल और अन्य प्रकार के मेडिकल एपरेटस जुड़े होंगे। खास बात यह है कि इस एम्बुलेंस में एक आयुष डॉक्टर या एक पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहेगा जो मरीज को या तो प्राथमिक चिकित्सा या जरूरत पड़ने पर मेडिकल अस्पताल या केंद्र तक पहुंचाएगा। डॉक्टर असावा का ये नवाचार अगर डूंगरपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सफल रहा तो पूरे प्रदेश में ये नवाचार लागू किया जा सकेगा और ऐसे क्षेत्र जहां पर 4 व्हीलर यानी कि बड़ी एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती और महंगी एम्बुलेंस खरीदना भी सरकार के लिए मुश्किल हो, ऐसी परिस्थिति में 2 व्हीलर एम्बुलेंस के जरिए दूर दराज के पीड़ित मानवता की सेवा के लिए किए गए इस कार्य को हमेशा याद किया जा सकेगा। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहां से बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। कोरोना काल में अब राजस्थान में शिक्षक आंदोलन की आहट। वेतन कटौती के राज्य सरकार के फैसले से नाराज शिक्षक संगठनों ने अब इस फैसले के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार करने का ऐलान फूंक डाला है। कोटा में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के सभा प्रदेश अध्यक्ष देवीलाल गोचर और प्रदेश उपाध्यक्ष देवकीनंदन सुमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ऐसा फैसला तो केवल वित्तीय आपातकाल के समय में लिया जाता है। संघ ने इस दौरान इस बात को लेकर के अपनी नाखुशी का भी इजहार किया कि सरकार ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले ना तो 4 से 5 लाख प्रभावित हो रहे शिक्षा विभाग के कार्मिकों से पूछा और न ही शिक्षक संगठनों से ही किसी बात की सलाह करी। शिक्षक संगठनों का कहना है कि हमने भी कोरोना काल में अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन किया है, लेकिन ऐसे फैसले पूरी तरह से शिक्षकों का शोषण है। जब आपातकाल की घोषणा केंद्र सरकार ने नहीं की तो कई भी राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं कि आप उसकी बिना सहमति के वेतन काट लें। तो हमारा सरकार से अनुरोध है, और भी पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की सरकारें हैं, कहीं भी इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। जहाँ भी वेतन कटा शिक्षकों की सहमति के द्वारा कटा, जबकि राजस्थान की गवर्नमेंट ने कोई सहमति नहीं ली अभी भी। इसलिए राजस्थान शिक्षक संघ सारे लगभग 4-5 लाख के लगभग शिक्षक हैं, तो सारे शिक्षक मिलके इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के शिक्षक नेताओं ने कहा कि एक तरफ जहां हमारे वेतन से कटौतियां की जा रही है तो पहले से ही हम लोग डीए और पीएल जैसे हमारे भुगतान फ्रीज होने का दंश झेल रहे हैं। शिक्षक नेताओं ने सरकार से ये सवाल भी पूछा है कि जब देश की किसी भी राज्य सरकार ने वेतन कटौती जैसे फैसले नहीं लिए हैं तो फिर राजस्थान में ही ऐसे फैसले आखिर क्यों लिए जा रहे हैं। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी राजीव। राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले और सामने आ रहा मौत के आंकड़े के बाद सरकार जिस तरीके से गंभीर रही उसके चलते राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य सचिव वैभव गालरिया आज जोधपुर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने सर्किट हाउस में जोधपुर के संभागीय आयुक्त समीत शर्मा और जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह से अलग से फीडबैक लिया और उसके बाद में बैठक में प्राचार्य मेडिकल कॉलेज जीएल मीना के अलावा तमाम जो अधीक्षक हैं और उनके अलावा विषय विशेषज्ञों से बातचीत की। पूरा खाका तैयार करने के बाद में सीधे यह टीम पहुंची महात्मा गांधी अस्पताल, जहां पे चप्पे चप्पे पर वैभव गालरिया ने एक एक मरीज ने केवल बातचीत की, बल्कि जहां चिकित्सक अनुपस्थित मिले उसको लेकर के सवाल जवाब भी किए। यही नहीं, कुछ चिकित्सक बिना पीपीई किट मिले तो उसको लेकर भी उन्हें काफ़ी गंभीरता से इस मामले को लिया और चिकित्सकों के जो अधिकारी हैं उनको स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि कोविड के तहत जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें। उसके बाद में जिस तरीके से मथुरा दास माथुर अस्पताल का फीडबैक लिया गया, बोरेडा का केयर सेंटर उसका फीडबैक लिया गया और मेडिकल कॉलेज के काउंसलिंग हॉल में एक एक पहलू पर एक बिंदु पर जिस गंभीरता से चर्चा की और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि आंकड़े में हमको नहीं जाना, कोरोना कंट्रोल कैसे हो उसकी हमारी कोशिश है।
जनता को सुविधा कैसे मिले, उसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवेदनशील है और उन्हीं के निर्देश पर इन व्यवस्थाओं को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, जोधपुर का प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अलावा चिकित्सकों के साथ में तालमेल बिठा करके यही कोशिश की जा रही है कि कोरोना को सभी मिलकर के लड़ें और उसको हराएं और उसको भगाएं। इसलिए अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हो, उनको और अच्छे से करने की कोशिश है। जहाँ कमियां पाई जा रही है उनको ठीक करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। तो इस स्वास्थ्य सचिव वैभव गहलोत के दौरे के बाद में माना जा रहा है कि अब आने वाले समय में तस्वीर बदली हो सकती है, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है, उनको भी सावधान रहने की जरूरत है। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं नागौर से हमारे सहयोगी यूनुस। नागौर जिले की 218 पंचायतों में 4 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। वहीं नागौर जिले में 4 चरणों में होने वाले चुनाव में 2298 वार्डों के लिए 1207 मतदान केंद्र घोषित किए गए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर हलचल भी नागौर जिले में तेज हो गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। पंच सरपंच के दावेदार अपनी अपनी दौड़ तोड़ की गणित बिठाने में लग गए हैं। प्रथम चरण में डेगाना की 35 ग्राम पंचायतों के लिए 173 मतदान केंद्रों पर 1,26,703 मतदाता गांव की सरकार का चयन करेंगे। वहीं परबसर की 42 ग्राम पंचायतों के लिए 229 मतदान केंद्रों पर 1,66,659 मतदाता 28 सितंबर को गांव की सरकार का चयन करेंगे। द्वितीय चरण में मेड़ता की 41, डीडवाना की 35 ग्राम पंचायतों के लिए 3 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं तीसरे चरण में मकराना और रियाबड़ी की 37 ग्राम पंचायतों के लिए 6 अक्टूबर को मतदान होगा। आखिरी चरण में बेरुंदा, क्यूसर, कुचामन सिटी की 28 ग्राम पंचायतों के लिए 10 अक्टूबर को मतदान होगा। कोरोना महामारी को देखते हुए नागौर निर्वाचन विभाग ने इस बार पंचायत समिति स्तर पर पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें पंचायत समिति स्तर से ही ग्राम पंचायतों के लिए रवाना करने की रणनीति तय की गई है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगा